यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं फिजिक्स क्लास 12th। तो कुछ बच्चों ने कहा था सर कि फार्मूला शीट प्रोवाइड करवा दीजिए, तो उसी सिलसिले में आपको एक फार्मूला शीट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके आधार पर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं तो वो फार्मूला मैंने सिलेक्ट किए हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट वाइज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पहला जो यूनिट है भैया आपकी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो कूलम्ब्स लॉ था आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो उसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आपके मान लीजिए दो फोर्स हैं, एक सॉरी दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक की वैल्यू मान लो ये कूलम्ब है, माइक्रो कूलम्ब 1 कूलम्ब है मान लेते हैं, और दूसरे की वैल्यू 4 कूलम्ब है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे उसका रेशियो निकालना है। तो उसका आंसर क्या आएगा? 1:1, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1:1। तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। Q1 Q2 चार्ज है और आर स्क्वेयर क्या है यहाँ पर? आर जहाँ डिस्टेंस है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है भाई क्वांटाइजेशन के ऊपर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो बेसिकली यहाँ पर या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या दी जाती है, पार्टिकल की संख्या दे दी जाती है, टोटल चार्ज निकालने के लिए कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है ना, एफ अपॉन क्यू जो ये फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होती है। तो इससे हालांकि न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है, फिर भी मैंने ये जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1/4πε क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। क्यू क्या है यहाँ पर? चार्ज है। आर क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा भाई आपका P बराबर है Q/2A, यानी डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाता है आपको चार्ज की वैल्यू दे दी जाएगी और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दे दिया जाएगा। तो आपको कहा जाएगा डाइपोल मोमेंट निकालिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा भाई आपका टॉर्क से रिलेटेड है। तो टॉर्क किसके बराबर होता है? PE साइन थीटा भाई। तो जो आपका ये PE साइन थीटा, इससे एक नंबर में न्यूमेरिकल बहुत बार आया है कि भाई अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं, यानी थीटा 0 हो तो कितना टॉर्क लगेगा? अगर थीटा 0 हो तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए मैंने इसको फॉर्मूले को यहाँ मेंशन किया है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का फॉर्मूला है, हालांकि इससे न्यूमेरिकल नहीं आता है, बट ये कब काम आएगा? जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। W वर्क डन है, Q चार्ज है, V यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका फॉर्मूला वो है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है? तो V इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4πε r। ठीक है ना, R डिस्टेंस है, Q चार्ज है यहाँ पर। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। तो E इज इक्वल टू V अपॉन डी। तो V क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, D क्या है? डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई। सिग्मा क्या है यहाँ पर? सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में काम आता है ये कई बार। न्यूमेरिकल में तो हालांकि इतना काम नहीं आएगा, बट डेरिवेशन में बहुत काम आता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब देखिए Q इज इक्वल टू CV। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जब भी कैपेसिटर से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आता है तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है। कई बार कह दिया जाता है भाई ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, चार्ज निकालिए। तो ये आएगा। तो Q क्या है यहाँ पर? चार्ज को दर्शा रहा है, V पोटेंशियल डिफरेंस, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपेसिटेंस। उसके बाद देखिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। A क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। उसके बाद देखिएगा भाई कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो ये कई बार कॉम्बिनेशन आता है, कैपेसिटर को जो है आपका कॉम्बिनेशन आता है न्यूमेरिकल में। अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है, और सीरीज में है तो फिर फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा सीरीज के लिए? फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/CS
इज इक्वल टू 1/c 1 प्लस 1/c 2। तो इससे न्यूमेरिकल आता है भाई कॉम्बिनेशन से, 2 या 3 नंबर में न्यूमेरिकल आया है, बहुत बार आया है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये है 1/2 CV²। तो देखिए ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। तो इसमें कई बार तो कह दिया जाता है सी और वी के टर्म में निकालिए, कई बार कह दिया जाता है क्यू और वी के टर्म में निकालिए, कई बार कह दिया जाता है क्यू और सी के टर्म में निकालिए। तो ये तीनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिएगा भाई आपकी सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट से यही फॉर्मूले थे जो मुझे लगते थे। तो न्यूमेरिकल सर आप अगर सिलेक्ट करें तो कहाँ से आएगा, तो देखिए न्यूमेरिकल जो है ना इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, अगर 3 नंबर में बनता है। बाकी तो जैसे कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है, और ये जो है 1 मार्क्स का टॉर्क वाला है, तो इससे आ सकता है। बाकी अगर 3 नंबर में देखा जाए तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से बनता है। उसके बाद देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड यूनिट भाई, तो आई इजकल टू क्यू अपॉन टी, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। यानी चार्ज क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, आई क्या है, करंट है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद मोबिलिटी, तो मोबिलिटी जो होता है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मोबिलिटी चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, सभी के लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इससे हालांकि न्यूमेरिकल कम आता है, बट फिर भी फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया है ये। V इक्वल टू आई आर, इससे हर बार न्यूमेरिकल आता है, अब की बार भी 100% आएगा, चाहे एक नंबर में आए। तो जो ओम्स लॉ है भाई उससे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, I क्या है भाई, करंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इससे फॉर्मूला आता है बच्चों। उसके बाद है रेजिस्टेंस का भाई, रेजिस्टेंस बराबर है रो एल अपॉन ए। तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इससे क्या होगा, इससे फॉर्मूला ये आता है कि भाई अगर लेंथ को बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, एरिया को बढ़ा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए रेजिस्टेंस तो घट या बढ़ जाएगा लेंथ या एरिया के अकॉर्डिंग, बट रेजिस्टेंस कभी चेंज, ये रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती है। आप लेंथ को बढ़ा दो या घटा दो, रजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, ना कि लेंथ के ऊपर या एरिया के ऊपर। उसके बाद आता है भाई रेजिस्टेंस, तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन से आ सकता है रेजिस्टेंस का, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है सीरीज के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल के लिए मतलब कैपेसिटर और रजिस्टर का जो फॉर्मूला उल्टा होता है, उसका जो सीरीज वाला था यहाँ वो पैरेलल वाला है, उसका जो पैरेलल वाला था वो यहाँ सीरीज वाला है। उसके बाद ईएमएफ जो होता है, टोटल ईएमएफ भाई V प्लस आई आर, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, आई क्या है, करंट है, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा भाई, आपका पोटेंशियल हो जाएगा ईएमएफ, ठीक है। तो V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। अब देखिए जूल हीटिंग लो, तो H इजक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो यहाँ से भी कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, हीट निकालनी आ सकती है जूल के अंदर, तो ये कई बार आ जाता है। उसके बाद भाई पावर का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूले। पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई बराबर है आई स्क्वेयर आर बराबर है V स्क्वेयर अपॉन आर। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम, यहाँ से आप निकालेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। तो ये थे भाई आपके सेकंड यूनिट से, ठीक है ना, सेकंड यूनिट से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे ये। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। अगर आप कहें सर सेकंड यूनिट से कौन सा आ सकता है, देखिए अभी तक जो चांसेस हैं वो कौन से हैं, ये कॉम्बिनेशन के चांसेस बनते हैं ज़्यादातर, ओम्स लॉ से आ सकता है। उसके बाद जो ये पावर वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट लिखे हैं मैंने, फालतू के तो लिखे ही नहीं है। सारे यूनिट में से मैंने 10 फॉर्मूले छाटे हैं ये मुश्किल से, ठीक है ना। तो ये करने ही पड़ेंगे आपको। उसके बाद देखिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हम मान लेते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दें तो फोर्स कितना लगेगा, पैरेलल रख दिया तो थीटा तो जीरो हो गया, तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है भाई, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, तो उसका जो रिजल्ट है आपका ये म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है ना। स्ट्रेट जो कंडक्टर होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर देखिएगा आगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि कोई सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे कितने जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या है, एन आई ए, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है कोयल के भाई पर यूनिट लेंथ। उसके बाद आई करंट है, ए क्या है, एरिया ऑफ द कोयल है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें हैं, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को भाई मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो कितना फोर्स लगता है, आई एल बी इंटू साइन थीटा, आई एल बी इंटू भाई साइन थीटा, ठीक है ना, इतना फोर्स ये लगाएगी इसके ऊपर। आगे देखिएगा ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। H इज इक्वल टू आर कोस डेल्टा। H क्या है, ओरिजेंटल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का,
आर क्या है, रिजल्टेंट कंपोनेंट है, और डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डिप है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस फॉर्मूले से याद कर लेना। उसके बाद टेंजेंट अगर डेल्टा निकालना है, मतलब एंगल ऑफ डिप है टेंजेंट थीटा के टर्म में, तो वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय ओरिजेंटल कंपोनेंट। उसके बाद रिजल्टेंट की वैल्यू ओरिजेंटल और वर्टिकल से आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो ये था भाई आपका मैग्नेटिक जो करंट वाला चैप्टर है, वहां से कुछ फॉर्मूलाज थे ये जो मैंने पिक किए हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका भाई, हाँ, फोर्थ यूनिट, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका भी फोर्थ यूनिट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक और रहता है थर्ड यूनिट से, बोहर मैग्नेटोन का फॉर्मूला और कर लेना, म्यू बी इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये बोहर मैग्नेटोन है, इसका फॉर्मूला और कर लेना भाई। ई एम आई से देखते हैं कौन सा है। तो पहला है ई एम एफ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। हालांकि इससे न्यूमेरिकल नहीं आया है कभी, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो है फैराडे लो है, और फैराडे लो डेफिनेशन में भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। तो ई एम एफ इक्वल टू माइनस डी फाई, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, टी क्या है, टाइम है। उसके बाद यहाँ पर ई एम एफ है बी एल वी, इससे फॉर्मूला आ सकता है, बी मैग्नेटिक फील्ड है भाई, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी किस चीज़ की, देखो ये डेरिवेशन में आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। ये जो डेरिवेशन है आपको थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसमें आप कंडक्टर को इसकी जो लेंथ है ये एल है, इसको आप चेंज कर रहे हैं, वी वेलोसिटी के साथ चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कभी आप आगे ले जा रहे हैं, कभी इसको पीछे ले जा रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो कितना ईएमएफ जनरेट करेगा, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। अब जो ये फॉर्मूला मैं करवा रहा हूँ, ये वाला ईएमएफ बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इससे न्यूमेरिकल आया है, बहुत बार आया है, ठीक है। माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, और ई क्या है यहाँ पर ईएमएफ है। तो कई बार सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालने दे देता है, ठीक है, डी आई की वैल्यू गिवन होती है, डी टी की वैल्यू गिवन होती है, ईएमएफ की वैल्यू गिवन होती है, या कई बार भी ये भी होता है कि ईएमएफ की वैल्यू निकालने दे देता है। तो ये फॉर्मूला कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों ही, फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इससे दोनों फॉर्मूले से पहले क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, पहले बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैंने मेंशन किया है। उसके बाद जो ये फॉर्मूले ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आई आर एम एस निकालनी आ सकती है, अगर आपको पीक वैल्यू दे दे, ठीक है, पीक वैल्यू दे दे करंट की, ठीक है, या वोल्टेज की, तो कह सकता है कि भाई आरएमएस वैल्यू निकालिए, ठीक है, या फिर आरएमएस वैल्यू दे देगा, कह देगा पीक वैल्यू निकालिए, दोनों ही बातें हैं इसके अंदर। तो ये याद रखनी है, पीक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है आरएमएस वैल्यू से। उसके बाद देखिएगा एक्सएल बराबर है ओमेगा एल। एक्सएल क्या है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये ओमेगा एल के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू के बराबर होता है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस का ये देखिए भाई, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ये भी करके चले जाना भाई, ये काम आ सकता है आपके। तो 1/ओमेगा सी यानी ये होता है 1/2 पाई न्यू इंटू सी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। उसके बाद देखिएगा ये है इम्पिडेंस, जेड इजकल टू स्क्वेयर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सी है यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके बाद है भाई आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला एक बार न्यूमेरिकल आया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, आई थिंक 2021 का ही न्यूमेरिकल करके चले जाना, 1/2 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ एल सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी आई थी उसमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आप करके जरूर जाइएगा, इस फॉर्मूले को आ सकता है। एक बात और बता देता हूँ आपको, 2021 का पेपर जरूर करके जाना भाई, क्योंकि उसमें से रिपीट हो सकता है। जो 11th का पेपर अब की बार आया है वो 70% रिपीट था, 2021 का पेपर जो बोर्ड का पेपर आया था तो 70% रिपीट था। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 21 वाला करके जाना है आपको, सिलेबस सारा करके जाना है, लेकिन 21 वाला भी देख करके जाना है आपको, क्या पता वहां पर बात बन जाए आपकी, ठीक है ना। तो 2021 का मैंने सोल्व करवा रखा, आप मेरे चैनल से देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने 1 मार्क्स वाले सारे सोल्व करवा रखे हैं, आधे घंटे की वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद देखिएगा भाई पांचवी यूनिट, पांचवी यूनिट के अंदर देखिए क्या है। तो स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट यूनिट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ईएम वेव से जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूला कौन से हैं। तो इसके अंदर देखिएगा पहला है डिस्प्लेसमेंट करंट का भाई। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ए अपॉन डी टी, ठीक है ना। और फाई ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और आपका ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। हालांकि न्यूमेरिकल नहीं आता है इससे, ठीक है, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है, जरूरी था। हाँ, ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है भाई उसका रिलेशन दे रखा है ये 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नोट। यहाँ से डायमेंशन निकालने आ सकते हैं भाई। कई बार कहता है भाई यहाँ पर जो है इसके डायमेंशन निकालो, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसलिए फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है आपस में, कि E/B किसके इक्वल होता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसके इक्वल होता है।
तो अगर कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे देता है आपको, कहता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालिए, तो इन दोनों का रिलेशन यूज करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, तो इन दोनों का रिलेशन यूज करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर पीक वैल्यू दे रखी है तो रिलेशन सेम ही आएगा, बट यहाँ पीक वैल्यू आ जाएगी ई नोट अपॉन बी नोट, पीक वैल्यू आ जाएगी, बाकी चीज वही है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मेंशन किया मैंने, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही छाटे हैं जहां से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए मैंने, अदरवाइज तो फॉर्मूले तो बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, 300-400 फॉर्मूले बन जाएंगे अगर मैं छाटने लग जाऊं तो, बट ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से छोड़ना नहीं है आपको। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है, ठीक है, तो 1/2 एप्सिलॉन नोट ई का स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोट, तो फॉर्मूला काम आ सकता है। अब जो ये पांचवा फॉर्मूला भाई, एक न्यूमेरिकल पक्का है इससे, चाहे एक नंबर में आए, फ्रीक्वेंसी बराबर है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, सी अपॉन लैम्डा, इससे कई बार आता है आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, वेवलेंथ निकलवा लेगा, अगले कोड में वेवलेंथ ले लेगा, फ्रीक्वेंसी निकलवा लेगा, तो इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन एक बार आया है, ये फॉर्मूला देख लेना, इसमें कंपेयर करना होता है, बी वाई बराबर है बी नोट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा प्लस टी अपॉन टी, इसमें कंपैरिजन करके वैल्यू निकालनी होती है, तो देख लेना इस फॉर्मूले को भी एक बार। तो ये थे भाई आपके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज 5वीं यूनिट से, तो मैंने सिर्फ 6 फॉर्मूले छाटे हैं भाई, ठीक है, तो उसमें इंपोर्टेंट फॉर्मूला अगर आप छाटें तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है, अदरवाइज तो सारे ही हैं, बट ये दो फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा भाई आपका ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ये फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है भाई, म्यू बराबर है सी अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला करके चले जाना। उसके बाद ये फॉर्मूला इससे एक बार न्यूमेरिकल आया था, 1/f बराबर है म्यू -1 1/r1 -1/r2, म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r2 भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेकंड सरफेस की, f फोकल लेंथ है भाई, ठीक है, तो ये फॉर्मूला था भाई। अब इससे फॉर्मूला जो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है पावर का भाई, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तो पावर होता है भाई 1 फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f होएगा, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने कि अगर मीटर में है तो 1/f होएगा, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f होएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर 100/f, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है स्पेशली ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने कि अगर मान लो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f होएगा, मीटर में तो 1/f होएगा। अब इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आया था एक बार कि मान लो दो लेंस है, एक की पावर -10 डायोप्टर है, एक की 20 डायोप्टर है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, जितने भी पावर दे रखी है सभी ऐड हो जाती है, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, दोनों को जोड़ोगे जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ का, भाई दो लेंस है, एक की फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, एक की -20 सेंटीमीटर है, टोटल फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, 1/f बराबर है 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, तो इससे टोटल जो है आपकी फोकल लेंथ निकाली जाएगी। अगला फॉर्मूला देखो भाई, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन अगर दो लेंस की दे रखी है तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, गुणा हो जाती है मैग्निफिकेशन की भाई, m1 × m2 × m3, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अभी प्रिज्म वाले चैप्टर से, ये सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन बराबर है म्यू -1 × a, डेल्टा क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और a क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट पूछ लिया जाता है। तो इस ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया, न्यूमेरिकल हालांकि नहीं आता है, बट एक बार डायरेक्ट रिजल्ट पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का रिलेशन क्या है, तो साइन a + डेल्टा m डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन a/2, a एंगल ऑफ प्रिज्म है भाई, डेल्टा m क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। उसके बाद इससे क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या आता है कि भाई किस वेवलेंथ, किस कलर की जो है ना वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी जो होती है वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहाँ से आई, ये यहाँ से आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, तो इसीलिए वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है, तो ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है। अब ये जो फॉर्मूला है भाई ये बहुत बार आया है, 3 नंबर में न्यूमेरिकल आता है भाई इस फॉर्मूले से, तो इसको याद कर लेना, इंटरफेरेंस का है ये, बीटा यहाँ पर फ्रिंज विड्थ है, लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की, इंसिडेंट लाइट की, कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, मान लो ये आपके दो स्लिट हैं और ये स्क्रीन रखी है, तो इसके बीच की दूरी तो कैपिटल डी है भाई, और जो स्लिट है आपकी इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, ठीक है ना, स्लिट के बीच की दूरी क्या है स्मॉल डी है, तो ये याद रख लेना, फॉर्मूला बहुत बार ये रिपीट हुआ है, तो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आए भी हैं भाई। अगला है, हालांकि सिलेबस में नहीं है ये वाला फॉर्मूला, बट मैंने मेंशन कर दिया है कि अगर एंगल ऑफ पोलराइजेशन दे दे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना कह दे तो सिर्फ इसका टेंजेंट करना है, मान लो एंगल ऑफ पोलराइजेशन 60 डिग्री है,
ठीक है, तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो टेंजेंट 60 करना है बस आपको। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर कहता है मैक्सिमम आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी, दो वेव उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आएगी? ए प्लस बी, और क्या लग जाएगा? स्क्वायर। मिनिमम में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये थे भाई आपके ऑप्टिक्स से फॉर्मूले। अब जो है नेक्स्ट यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इससे न्यूमेरिकल आ सकता है भाई 3 नंबर में। तो पहला है आइंस्टाइन की इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर इन टर्म ऑफ वेवलेंथ लिखना है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एच सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ नोट। तो ये लिख सकते हैं भाई। उसके बाद आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, इससे भी आपका जो न्यूमेरिकल आया हुआ है प्रीवियस में, वर्क फंक्शन दे दिया था एक बार कि वर्क फंक्शन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वेवलेंथ निकालिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालिए। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा नोट। लैम्डा नोट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और अगर ये यूज करते हैं तो न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एक बात ध्यान रखना है कि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो आप यहाँ पर वेवलेंथ आएगी वो मीटर के अंदर आएगी। किस में आएगी? मीटर के अंदर। तो इसको पहले जूल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल के अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? मैंने आगे नोट्स में दे भी रखा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के इक्वल होता है। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन भाई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है ई इंटू वी नोट। वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उसके बाद ये फॉर्मूला भी इंपोर्टेंट है भाई, ई इजकल टू एच न्यू बराबर है एच सी अपॉन लैम्डा। कई बार क्या होता है कि फोटोन की वेवलेंथ दे देता है, कहता है एनर्जी निकालिए, तो एच सी अपॉन लैम्डा लग जाएगा। कई बार फ्रीक्वेंसी दे देता है, कह देता है कि एनर्जी निकालिए, तो एच न्यू लग जाएगा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। उसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट है इसी के अंदर कि हाँ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा हुआ है 1 नंबर में कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एच अपॉन पी बराबर है एच अपॉन एम वी। पी क्या है? यहाँ पर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी क्या है? वी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन ये है भाई, ठीक है। एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन है भाई, एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3m के टी। के क्या है यहाँ पर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर, जो कि केल्विन में है। उसके बाद अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल आ सकता है 1 नंबर में। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है ये 12.27 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी इंटू एंगस्ट्रोम में है। ये किस में है? वैल्यू एंगस्ट्रोम में आएगी, ठीक है ना। तो 12.27 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वी, तो वैल्यू आएगी एंगस्ट्रोम में। तो कई बार कह देता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो 100 वोल्ट से हमने एक्सेलरेट करवाया है, तो उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ वो निकालिए, तो वी की जगह 100 रख देंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बार न्यूमेरिकल आया, वैल्यू चेंज कर देते हैं बस। कई बार 100 वोल्ट कर देते हैं, कई बार 121 कर देते हैं, कई बार 81 कर देते हैं, बात वही है, ठीक है ना। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है भाई आपकी जो फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो एटम एंड न्यूक्लियाई। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आया है भाई, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन के? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सेकंड ऑर्बिट में पूछे तो एन की वैल्यू सेकंड रख देना, थर्ड में पूछे 3 रख देना, ठीक है। तो इस टाइप से चलता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि कई बार आयनाइजेशन एनर्जी पूछ लेता है। तो जो एनर्जी होती है भाई उसमें तो टोटल एनर्जी में नेगेटिव लगता है, आयनाइजेशन में लगेगा पॉजिटिव, बस इतना फर्क है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, ये 3 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, इससे एक बार आया था तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। वेव नंबर बराबर है 1/λ बराबर है आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, गुणा में 1/n², n नंबर ऑफ ऑर्बिट है भाई, -1/n2 का स्क्वायर, ठीक है ना। n2 भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो ये फॉर्मूला आया है, वेव नंबर निकालना आ सकता है और वेवलेंथ भी निकालनी आ सकती है। अगर वेवलेंथ पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना आपको, यहीं से ये हमने लेफ्ट राइट करके किया है इसको। तो वेवलेंथ इक्वल टू 1/r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर भाई। तो 1/r की वैल्यू मैंने मेंशन कर दिया था कि टाइम ना लगे यहाँ पर कैलकुलेट करने में। तो 1/r की वैल्यू होती है भाई 913.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, ये वैल्यू होती है। तो ये फॉर्मूला करके चले जाना भाई। रेडियस 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रेडियस है, मान लो आपको कोई दे दे भाई ये एलिमेंट और इसका एटॉमिक मास है 216, उसकी रेडियस क्या होगी? तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, आर इक्वल टू आर नोट। ए क्या है यहाँ पर? एटॉमिक मास है, इसकी पावर 1/3, और आर नोट की वैल्यू क्या होती है? आर नोट कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/2 फर्मी होती है,
ठीक है ना। फर्मी में कितना होता है 10⁻⁻15। अब ये एनर्जी इक्विवेलेंसी से न्यूमेरिकल आया था कि भाई इतना एक मान लो सब्सटेंस है, उसका मास मान लो 100 ग्राम है, तो उससे कितनी एनर्जी निकलेगी, तो इजकल टू mc² वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, तो जूल में आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद है रेडियस का, ठीक है ना, ये मैंने मेंशन कर दिया है कि रेडियस जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात करें तो n² के इक्वल होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की आपको रेडियस दे दे और कह दे सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये r जो है ये n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको सेकंड की निकालनी है, सेकंड रख देंगे, तो यानी फर्स्ट ऑर्बिट की क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुना। तीसरे ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो n² में चलती है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है 1²/2²/3²। ठीक है ना। तो सिर्फ आपको अगर सेकंड फर्स्ट की दे दे, सेकंड की पूछे तो 4 से गुणा कर देनी है, फर्स्ट की दे दे, थर्ड की पूछे 9 से गुणा करनी है, फर्स्ट की दे देता है, फोर्थ की पूछता है 16 से गुणा कर दो, इस तरीके से। और वेलोसिटी घटती चली जाती है भाई, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n के, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की दे दे आपको वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, भाई फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है, सेकंड ऑर्बिट में क्या होगी, तो सेकंड के लिए n की वैल्यू क्या कर दो, 2 रख दो, तो आधी हो जाएगी। तीसरे ऑर्बिट में 1/3 हो जाएगी, चौथे में 1/4 हो जाएगी, तो 1/4 हो जाएगी। तो ये है भाई। उसके बाद मैंने आपको ये रिलेशन दे दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.6 × 10⁻13 जूल। 1 एटॉमिक मास यूनिट है भाई 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, और 1 AMU बराबर है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थे भाई आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है कि 90% यहाँ से कवर हो जाएंगे। देखिए बाकी तो एक दो फॉर्मूला अगर छूट भी गया है तो एग्जामिनर क्या पता क्या माइंड में चल रहा हो, न्यूमेरिकल कौन सा देने की चल रही हो। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर के जो आपके फॉर्मूलाज थे वो यहाँ से पिकअप किए थे। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको जरूर करके जाना, बहुत हेल्प करेंगे आपकी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। ठीक है, जरूर कर दे, क्योंकि यहाँ पर मैं देखने को मिल रहा है कि पिछले एक महीने में करीब 9,000 व्यूज़ आए मेरे चैनल पर, वीडियोस के 9,000 व्यूज़ हैं, लेकिन सब्सक्राइब अगर आप देखें तो 200 भी नहीं है, 200 बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया। मीन्स 9,000 में से 200 ने भी सब्सक्राइब नहीं किया। आप देख लीजिए मतलब कितना रेशियो है। तो इतना सेल्फिशनेस भी अच्छा नहीं होता भाई। ठीक है ना, अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको भी सपोर्ट करनी चाहिए। आपको भी जो है मेहनत के लिए आपको जो है सपोर्ट करना चाहिए, मुझे भी मोटिवेट करना चाहिए अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।